हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के विज्ञान भाग को। इस पे मैं पहले भी कुछ वीडियो बना चुका हूँ, मतलब इसमें मैं आपको पेज नंबर 63 तक बता चुका हूँ। यदि आपने पेज नंबर 63 तक नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, अपने ज्ञान सेतु को अच्छे से भरना चाहते हैं और कक्षा 7, 8 और 6 को रिवाइज करना चाहते हैं, तब उन वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्लास पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको दिख रहा है, दिया है कि निम्नांकित में से साधित्रों को छांटकर तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। ओके, कि कौन इसमें से कौन से तापीय प्रभाव के कारण होते हैं और कौन से चुंबकीय प्रभाव के कारण होते हैं, आपको यह लिखने के लिए यहाँ पे बोले गए हैं। तो क्या क्या दिया गया है? विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, हीटर, स्त्री, निमंजन या इमर्सन छड़, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर या गीजर। तो हमें इनमें से देखने हैं कि कौन से किस प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो फिर देखिए इनमें से कौन किस प्रकार के छड़ हैं। तो मैं यहाँ पे आपके हर एक छड़ को अलग अलग रंग से दिखा देता हूँ, आप उन्हें उस बॉक्स में भर लीजिए। देखिए, जो आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दिखाता है उसे मैं हरे रंग से दिखा रहा हूँ, और जो आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है उसको मैं पीले रंग से दिखा रहा हूँ। तो जिसके नीचे आपका हरा रंग रहेगा उसमें आपको हरा रंग वाला लिखना है, जिसमें पीला रंग है उसको पीले रंग में लिखना है। तो सबसे पहले चलिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ही देख लेते हैं। तो यह आपका विद्युत घंटी कार्य करता है चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत क्रेन काम करता है चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत जनित्र काम करता है चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत मोटर काम करता है चुंबकीय प्रभाव पर। तो जिसके नीचे पीले रंग का चिन्ह लगा आपको उसको इस बॉक्स में लिखने हैं, और अब मैं जिनके नीचे हरे रंग का चिन्ह लगा रहा हूँ उसको आपको इस बॉक्स में लिखने हैं, जैसे कि हीटर, इस्त्री या प्रेस, निमंजन छड़ और गीजर। तो ये सबको आपको हरे रंग में लिखने हैं, ठीक है। तो जिसके नीचे जिस कलर को लगा हुआ है उसमें आपको वही लिखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 8 जो कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है चलिए देखते हैं। दिया है वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। दिया गया है कि वर्ग पहेली को क्या कीजिए, तो वर्ग पहेली को आप पूरा कीजिए। तो बाएं से दाएं पहले लिखने हैं, बाएं से दाएं। दिया दो सेलों का संयोजन क्या कहलाता है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि दो सेलों का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है। यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, उसे हम लोग कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। तो दो सेलों का संयोजन हो गया आपका बैटरी। अगला दिया है हीटर में उत्पन्न प्रभाव। हीटर में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? 2 नंबर। तो 2 नंबर में कौन सा प्रभाव हीटर में उत्पन्न होता है? तो जानते हैं कि यह हमारा होता है तापीय प्रभाव। ये हो गया आपका तापीय प्रभाव। चलिए तीसरा नंबर देखा जाए, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। दिया गया परिपथ में सुरक्षा युक्ति क्या होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारे विद्युत परिपथ में सुरक्षा युक्ति होती है वो कौन होती है, तो वह फ्यूज होती है। और आपका जो अंतिम है इसमें वो क्या है, चलिए पढ़िए मेरे साथ। दिया गया है कि विद्युत धारा का मान निर्धारित मात्रा से अधिक होना क्या कहलाता है। कि जो विद्युत धारा है, यदि विद्युत धारा का मान निर्धारित मात्रा से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विद्युत धारा का मान निर्धारित से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, तो यह आपका लघु पतन कहलाता है। लघु पतन। तो विद्युत धारा का मान आवश्यकता से अधिक हो जाना आपका लघु पतन कहलाता है। तो इस तरह से आपके सवाल नंबर 8 हो जाते हैं यहाँ पे समाप्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। क्या दिए गए हैं? दिए गए हैं दैनिक जीवन में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के 3-4 उपयोग लिखिए। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें किसमें करते हैं? देखिए, आप लोगों ने अपने घर में हीटर देखा होगा जिससे खाना बनता है, बिल्कुल से। अच्छा, आप लोगों ने बल्ब देखा है? हाँ देखा है बल्ब। बल्ब में देखते होंगे कि उसके बीच में इस तरह का एक तार होता है जिसे फिलामेंट बोलते हैं, और वही तार जलता है। इसी तार से हमें प्रकाश मिलती है। तो ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी तापीय प्रभाव पे काम करते हैं। आप लोग गीजर जानते हैं? गीजर जिससे पानी को गर्म किया जाता है, हाँ गीजर।
आप लोग इमर्सन रॉड जानते हैं? इमर्सन रॉड होता है, गीजर होता है एक टंकी जिसमें कि पानी गर्म होता है। इमर्सन रॉड एक रड होता है जिसको कि अगर पानी में डुबा दीजिएगा तो पानी गर्म हो जाएगा, या आपका नाइक्रोम का बना हुआ होता है। तो वही सबको आपको यहाँ पे क्या करने हैं, तो लिखने हैं। तो चलिए मैं सबको यहाँ पे लिख देता हूँ। उससे पहले मैं इसे यहाँ से हटा लिया। तो क्या क्या लिखेंगे इनमें जो मैंने बताया, एक एक करके लिखते हैं। पहला लिखेंगे विद्युत हीटर, विद्युत हीटर। चलिए, दूसरा क्या बोला मैंने? दूसरा बोला कि बल्ब। तीसरा गीजर। चौथा इमर्सन छड़। तो 4 बोला गया था, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप और लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस्त्री, जैसे कि हम लोग कपड़ा को प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे दिया हुआ, और वह है कि विद्युत चुंबक के दैनीय जीवन में उपयोग होता है। विद्युत चुंबक किसमें होता है? देखिए मोटर आप लोग जानते हैं, हाँ मोटर में विद्युत चुंबक लगा होता है। पंखा, पंखा भी आपका विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। आप लोगों ने इंडक्शन देखा होगा, वह भी चुंबकीय प्रभाव के पर ही कार्य करता है। आप लोग क्रेन देखे होंगे जिससे बड़े बड़े मशीनों को उठाया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। हमें 2 पूछे गए तो एक मोटर दे देते हैं और एक क्रेन दे देते हैं, ठीक है। चलिए विद्युत मोटर और क्रेन, विद्युत मोटर और क्रेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है 11 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपके पास एक कील है, उसे विद्युत चुंबक बनाना है। आप इस काम को कैसे करेंगे? कार्यविधि को निम्नानुसार लिखिए। तो चलिए इसमें जो बोला गया है उसे हम यहाँ पे लिख कर सॉल्व करते हैं, इसे हल करते हैं। तो इस सबसे पहले उद्देश्य देख, इसका उद्देश्य क्या होगा कि एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाना ही हमारा यहाँ पे इसका उद्देश्य है। तो चलिए मैं इसका रंग बदल लेता हूँ, ये रंग इतना अच्छा नहीं दिखता, ये रंग ठीक है। देखेंगे लोहे की कील को चुंबक बनाना, क्या कि लोहे की कील को चुंबक बनाना हमारा उद्देश्य है। अब उद्देश्य मेरा हो गया, तो इसमें इसके के जगह पे रख देता हूँ। अगला दिया गया आवश्यक सामग्री। तो देखिए इसमें क्या आवश्यक सामग्री होता है। ये क्वेश्चन को मैं पहले भी एक बार इसी बुक में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें मैंने बताया भी था। चलिए एक बार फिर ही बता देता हूँ कि इसमें आवश्यक जो सामग्री है, एक होता है छड़ चुंबक की ज़रूरत होती है इसमें, एक छड़ चुंबक चाहिए, और एक लोहे की कील, क्योंकि उसी को बनाना तो लोहे की कील तो चाहिए ही। तो एक लोहे की कील और एक छड़ चुंबक, इसमें जो आपका ज़रूरत का जो सामान था, यही दोनों है आपकी आवश्यक सामग्री, ठीक है। अब विधि कैसे करते हैं, चलिए तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी विधि कैसे। तो इसमें क्या करते हैं, तो देखिए इसमें जो छड़ चुंबक होता है, इसे लोहे की एक कील के एक सिरे पर लिखेंगे कि लोहे की कील के एक सिरे पर लोहे की कील के एक सिरे पर छड़ चुंबक के एक सिरे को रखकर तो क्या लोहे की कील के एक सिरे को छड़ चुंबक कील के एक सिरे पर छड़ चुंबक के एक सिरे को रखकर क्या करने हैं, छड़ चुंबक को खिसकाते हुए
छड़ चुंबक को खिसकाते हुए दूसरे सिरे तक ले जाना है। दूसरे सिरे तक ले जाएं। क्या करना है? दूसरे सिरे तक ले जाना है। फिर दूसरे सिरे पर चुंबक का फिर क्या करना है कि दूसरे जो सिरे है, दूसरे सिरे पर चुंबक का क्या करना है? फिर से दूसरा सिरा रखना है का दूसरा सिरा रखकर तो क्या करना है कि दूसरे सिरे पर चुंबक का दूसरा सिरा रखकर पहले सिरे तक ले आना है। तक ले आए, पहले सिरे तक ले आए। फिर चुंबक को क्या कर लें? हटा लें। फिर चुंबक को हटा लें। तो ये हो गई आपको आपकी विधि की आपको इस तरह से इसमें क्या करना है, तो आपको इसी तरह से उसमें करने हैं। चलिए, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं निष्कर्ष क्या होगा। तो निष्कर्ष क्या होगा कि जो लोहे का जो कील है वो क्या बन जाएगा? एक चुंबक बन जाएगा। तो लिखेंगे कि लोहे की कील एक चुंबक बन जाएगी। लोहे की कील एक चुंबक बन जाएगी। हो गया यह आपका आंसर। तो आप इन्हें एक बार और देख लें क्या मैंने लिखाया, तो आप इन्हें इसी तरह से नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज नंबर 64 है वो यहाँ पे हो जाता है समाप्त। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पेज पे 65 पे। तो यह आपका कक्षा 7 अभ्यास कार्यपत्र 14 और थीम प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। चलिए पढ़िए, पहला सवाल क्या दिया गया है। दिया गया है कि उचित विकल्प का चयन कर क्रमाक्षर को कोष्ठक में लिखिए। मतलब कि दिए गए 4 विकल्प में जो भी विकल्प आपका सही है उस विकल्प को चुनकर आपको जो ब्रैकेट दिए गए हैं उस ब्रैकेट में आपको उसे लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण या आपतित किरण, या सभी? नहीं, क्या होंगे? तो यह होंगे आपके आपतित किरण। तो इसमें आपका सही जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ब। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका सवाल नंबर ख। पढ़िए मेरे साथ सवाल नंबर ख क्या बोल रहा है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह आभासी होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है या वास्तविक होता है? क्या होता है? तो वह वास्तविक होता है। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 100। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 2 पर। दिया है कि मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। उत्तल दर्पण, तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, आभासी एवं साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है? तो हमेशा बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। उत्तल लेंस क्या होता है? तो एक आवर्धक लेंस होता है। और जो अवतल दर्पण है वह दंत चिकित्सक दांतों को आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो चलिए ये आपका हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। दिया गया है कि रमेश अपने दांत दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गया। उन्होंने एक दर्पण को मुंह के अंदर की संरचना को देखा। आपके अनुसार डॉक्टर ने कौन सा दर्पण में प्रयोग में लाया होगा और कारण सहित लिखिए। मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि दंत चिकित्सक का जो होता है आवर्धक लेंस में क्या होता है? अवतल दर्पण। तो क्या लिखेंगे कि डॉक्टर ने अवतल दर्पण प्रयोग में लाया। डॉक्टर ने अवतल दर्पण को
प्रयोग में लाया। क्यों? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है? अवतल दर्पण बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनाने का मतलब है कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उसे वो बड़ा दिखाई देता है। चलिए अगला दिया है कि रजनी को चेहरा देखना है, उसे दर्पण या लेंस में किसका चयन करना चाहिए और क्यों? तो देखिए, किसी को यदि अपना चेहरा देखना तो आप लोगों को भी पता है किसका उपयोग करते हैं? शीशे का, मतलब कि दर्पण का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे रजनी को दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वह प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। प्रकाश के परावर्तन देखिए, परावर्तन नहीं लिखने पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। परावर्तन। तो देखिए अभी भी नहीं लिखने पा रहा है, तो इसे हमें हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप उतना ही लिख के छोड़ दीजिए कि किसका उपयोग करना चाहिए। तो रजनी को दर्पण का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया गया है जो हमारा अंतिम सवाल। लेकिन अंतिम सवाल बताने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा लाल रंग में, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और अपनी जो कार्यपुस्तिका आपको दी गई है उसे अच्छे से भरें। तो चलिए अब हम अपना इस क्लास का अंतिम सवाल बताते हैं। अंतिम जो सवाल है कुछ इस प्रकार है कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं? तो लिखते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है और आभासी बनता है। छोटा, आभासी और क्या होता है? और आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा, आभासी एवं सीधा। और अगला जो आपको दिया गया है वो क्या है आपका? अवतल दर्पण। तो चलिए अवतल दर्पण द्वारा किसका बनेगा लिखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा दोनों बनता है।
दोनों। तो लिखेंगे छोटा और बड़ा दोनों होता है, वास्तविक एवं आभासी, साथ में सीधा एवं उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा और उल्टा, मतलब कि जो आपका यहाँ पे है अवतल दर्पण, उसमें आपको सभी प्रकार के प्रतिबिंब मिलते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में छोटा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपका पेज नंबर 65 यहीं पे समाप्त होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।